सोचिए, अमीर बनने का एक ऐसा तरीका जो सुनी सुनाई बातों और सलाहों से एकदम अलग हो। आज हम एक ऐसे ही इन्वेस्टर की कहानी और उसकी फिलॉसफी को समझने वाले हैं, जिसने सारे नियम तोड़े और एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस पूरी स्ट्रैटेजी का कह सकते हैं कि मूल मंत्र ही यही है कि वो सारे सेफ रास्ते भूल जाओ जिनके बारे में दुनिया बात करती है, और अपना सारा का सारा दांव सिर्फ एक जगह लगाओ। अब ये सुनने में जितना क्रेजी लगता है ना, इसके पीछे की कहानी उतनी ही जबरदस्त है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस में हम इसी अनोखी स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की सोच आखिर है क्या, ये असल में काम कैसे करती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, इसका नतीजा क्या निकला। देखिए, हर फिलॉसफी के पीछे एक कहानी होती है, और इस फिलॉसफी के पीछे भी एक कहानी है, एक ऐसे इंसान की जिसका सफ़र साल 2001 में सिर्फ 8,000 रुपये महीने की सैलरी से शुरू हुआ था। तो कहानी शुरू होती है सिर्फ 3,000 रुपए की मंथली एसआईपी से, और नियम बहुत सीधा सा था, जब भी बाजार गिरे तो घबराना नहीं है, बल्कि और ज्यादा पैसा लगाना है। इसी एक अनुशासन को फॉलो करते हुए 15 सालों में टोटल 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, और जो नतीजा सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। ये है वो नंबर जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी से 1.5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो तैयार हुआ, और इतना पैसा कि बिना किसी लोन के सीधा कैश देकर एक फ्लैट खरीदा जा सका। तो अब आते हैं इस फिलॉसफी के सबसे जरूरी और हाँ, सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। वो है अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स पर रखना। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों? सब कुछ एक ही जगह क्यों? हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो इन्वेस्टमेंट का पहला नियम है। तो फिर यह स्ट्रैटेजी उसे पूरी तरह से इग्नोर क्यों करती है? चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक एक बड़े ही सिंपल से उदाहरण पर टिका है। स्मॉल कैप कंपनियां एक छोटे पपी की तरह होती हैं, जिनमें बढ़ने की, बड़ी होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है। फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, वो मिड कैप बनती हैं, और फिर जाकर लार्ज कैप। मतलब सीधा सा है कि अगर किसी को कई गुना ग्रोथ चाहिए तो पैसा वहां लगाना चाहिए जहां ग्रोथ की सबसे ज्यादा गुंजाइश हो। जो कंपनियां पहले से ही बहुत बड़ी यानी लार्ज कैप बन चुकी हैं, उनकी सबसे तेज ग्रोथ का टाइम तो निकल चुका है। लेकिन देखिए, ये फिलॉसफी सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, ये इस पर भी बहुत जोर देती है कि क्या नहीं करना है। ये उन सभी चीज़ों को सिरे से खारिज करती है जिन्हें हम आमतौर पर सेफ और ज़रूरी मानते हैं। जैसे कि घर खरीदना। यहाँ पर सोच यह है कि होम लोन लेकर बैंक को अमीर क्यों बनाना? इसकी जगह जो पैसा ईएमआई में जाना था उसे 15-20 साल तक इन्वेस्ट किया जाए। इससे इतना बड़ा कॉर्पस बन सकता है कि आप न सिर्फ एक बेहतर घर कैश में खरीद सकते हैं, बल्कि आपके पास करोड़ों की एक्स्ट्रा वेल्थ भी जमा हो सकती है। इंश्योरेंस को लेकर भी नज़रिया बहुत ही क्लियर और सख्त है कि असल में आपको सिर्फ एक ही इंश्योरेंस की ज़रूरत है, और वो है टर्म प्लान। क्यों? क्योंकि ये कम से कम पैसे में सबसे बड़ा कवर देता है। इसके अलावा बाकी सब सिर्फ पैसा डुबाने का तरीका है। तो ये रही वो पूरी लिस्ट उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जिनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसमें एफडी भी है, यूलिप और एंडोमेंट प्लान भी, ईटीएफ, गोल्ड फंड, एनएफओ, यहां तक कि डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाने से भी मना किया गया है। तो इन सबको मना करने के पीछे एक कॉमन वजह है। या तो इनके रिटर्न्स इतने कम हैं कि वो महंगाई को भी नहीं हरा पाते, या फिर इनके अंदर इतने हिडन चार्जेस होते हैं कि इन्वेस्टर का फायदा ही खत्म हो जाता है, या फिर ये लोगों को बार बार खरीदने बेचने के लिए उकसाते हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए सबसे खतरनाक चीज है। अच्छा, तो अब तक हम ये तो समझ गए कि क्या नहीं करना है, पर सवाल अब भी वही है कि आखिर करना क्या है और कैसे करना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी कुछ बहुत ही सीधे और आसान नियमों पर काम करती है। बस ये 4 सिंपल से नियम हैं जो इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव हैं। पहला, लंबे समय के लिए टिके रहो, मतलब कम से कम 15 साल। दूसरा, सबसे बड़े फंड को चुनो। तीसरा, रोज रोज की न्यूज़ और एक्सपर्ट्स की बातों पर ध्यान मत दो। और चौथा, जब मार्केट गिरे तो डरो मत, बल्कि इसे और खरीदने का मौका समझो। बस यही पूरा खेल है। अच्छा, इन नियमों में एक शब्द है जो बहुत जरूरी है, AUM, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका सीधा साधा मतलब है कि सभी इन्वेस्टर्स ने मिलकर किसी एक फंड में टोटल कितना पैसा लगाया हुआ है।
जितना बड़ा AUM उतना ही बड़ा और भरोसेमंद वो फंड माना जाता है। और AUM की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए एक बड़ा मजेदार तकिया कलाम इस्तेमाल किया जाता है। बेबी को बेस पसंद है। यहाँ बेस का मतलब फंड के AUM से है। मतलब एक मजबूत बड़ा बेस या बड़ा AUM भरोसे और स्टेबिलिटी की निशानी है। लेकिन सवाल यह है कि बड़ा AUM मतलब कितना बड़ा? तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई भी फंड जिसका AUM 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, उसे एक मजबूत और सेफ ऑप्शन माना जा सकता है। इसके पीछे तर्क यह है कि इतने बड़े फंड्स के पास बेहतर रिसर्च टीम होती है, अच्छे फंड मैनेजर होते हैं और उनके खर्चे भी कम होते हैं। तो अब तक हमने इस पूरी फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझ लिया है ना? एक तरफ तो ये इतनी ज़्यादा सिंपल लगती है कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल दुनिया के लगभग हर जाने माने नियम को तोड़ती है। तो अगर पूरी बात को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो क्या होंगे? सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स पर फोकस, डाइवर्सिफिकेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट करना, फंड चुनने का सिर्फ एक पैमाना, AUM, लॉन्ग टर्म से कोई समझौता नहीं, और सबसे जरूरी, डर और लालच को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्त मेंटल डिसिप्लिन। आखिर में ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, बल्कि एक मजबूत विश्वास चाहिए। ये विश्वास कि सादगी कॉम्प्लेक्सिटी से बेहतर है और आपका कन्विक्शन बाजार के शोर से ज्यादा ताकतवर है। और अब हम उसी आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये वाकई एक जीनियस फाइनेंशियल जुगाड़ है जो एक आम इंसान के लिए वेल्थ बनाना आसान कर देता है, या फिर ये एक बहुत बड़ा जुआ है जो इन्वेस्टमेंट के सबसे बुनियादी नियम यानी डाइवर्सिफिकेशन को ही दांव पर लगा देता है? इसका फैसला शायद हर किसी को अपनी समझ और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही करना होगा।